हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो है हमारा HCF2, HCF4 और HCF6 की संरचना और संकरण समझाइए। क्वेश्चन हमारा ऐसा ही आता है दोस्तों कि HCF2, HCF4 और HCF6 की संरचना एवं संकरण को समझाइए। दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बोर्ड का आपका कोई सा भी हो, MP बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या CG बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, है ना। अब इसमें आपको संकरण निकालना है। तो दोस्तों, जो संकरण है वो हमें शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकालना। शॉर्ट ट्रिक से हम 2 सेकंड में निकाल देंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हमें नहीं निकालना, हमें इसमें लॉन्ग ट्रिक की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, ये चीज आपने 11th में सीख ली होगी, लॉन्ग ट्रिक से संकरण निकालना आपने सीख लिया होगा। लेकिन नहीं सीखा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप ये समझेंगे कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बस कहानी खत्म है। ओके, अब पहले तो आप ये समझ लो कि संकरण होता क्या है 1 सेकंड में। दोस्तों, संकरण एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, और संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतिम कक्षक भाग लेते हैं। कौन से कक्षक? अंतिम कक्षक भाग लेते हैं। किसी परमाणु के अंतिम कक्षक भाग लेते हैं, वह प्रक्रिया हमारी कहलाती है संकरण। तो ये चीज क्लियर है कि संकरण में किसी परमाणु के अंतिम कक्षक भाग लेते हैं, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब आगे। अब दोस्तों आगे मान के चलो हमें HCF2 का संकरण निकालना है। HCF2 का संकरण निकालना है। तो दोस्तों, जिस यौगिक का हम संकरण निकाल रहे हैं, सबसे पहले हमें उस यौगिक में यह पता होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु क्या है और इस केंद्रीय परमाणु से कितने अन्य परमाणु जुड़े हैं। इन 2 चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए हमें, है ना। ये हमें दोनों चीजें पता होना चाहिए। तो सुनो आप दोस्तों, केंद्रीय परमाणु वह परमाणु होता है जिससे कोई अन्य परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो XE है, इस XE से ये F ही जुड़े हैं। तो जो XE ही है हमारा, ये हमारा केंद्रीय परमाणु है। ये हमारा क्या है? केंद्रीय परमाणु। तो XE हमारा क्या हुआ? केंद्रीय परमाणु, है ना। तो कोई अन्य परमाणु जिस परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें केंद्रीय परमाणु कहते हैं, और F2 जो है वो हमारा अन्य परमाणु है। इतना क्लियर है। अब दोस्तों, एक आपके मन में डाउट जा रहा होगा कि इस चीज की आवश्यकता क्यों होती है सर। तो दोस्तों, इस चीज की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि केंद्रीय परमाणु से हमें जितने परमाणु जुड़े होते हैं, कोई भी केंद्रीय परमाणु से जितने परमाणु जुड़े होते हैं, हमें उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है संकरण निकालने में। क्योंकि संकरण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से ही निकलता है। अब वो कैसे निकलता है मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो इसमें 2 F जुड़े हैं, मतलब इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें निकालने की आवश्यकता है। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये उपकोष है, इस उपकोष में ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है। तो दोस्तों, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और जो डबल इलेक्ट्रॉन होता है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 2 F जुड़े हैं, मतलब हमें इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हमें दोस्तों जो केंद्रीय परमाणु होता है, उस केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होती है? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अंतिम कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होगी और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होगी। इतना आप समझ लेना। ठीक है, अब हमारे पॉइंट पे हम आते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है? संकरण निकालना और इसकी संरचना समझाना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनके नाम बता दे रहा हूं, है ना। देखो, आपको पता है XE जिनोन है और F क्या होता है? फ्लोराइड। लेकिन 2 है तो 2 के लिए हम डाई बोलते हैं, तो हमारा इसका नाम क्या हुआ? जिनोन डाई फ्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ 4 है और 4 के लिए हम क्या बोलते हैं?
टेट्रा बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। 6 के लिए हम बोलते हैं हेक्सा, है ना, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। इनकी संरचना और संकरण समझाना, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो XeF2, सबसे पहले हम XeF2 में संकरण को समझाएंगे, है ना, और फिर इसकी संकरण निकाल लेंगे, तो फिर संकरण के हिसाब से हम इसकी संरचना भी आपको बता देंगे, है ना। तो सुनो, देखो सबसे पहले हमें केंद्रीय परमाणु की आवश्यकता होती है, तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है Xe, तो हमने लिख दिया ये Xe। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 54, है ना, क्या होता है 54, है ना। तो अब ये केंद्रीय परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 54, ये चीजें हमने लिख ली। एक बार स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ, एक को समझ लो, सेकंड आप खुद करोगे। ठीक है, देखो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो भाई 54 इलेक्ट्रॉनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, आधा पेज हमारा उसी में भर जाएगा। हमारे पास दिमाग है ना, हमें पता है संकरण में अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो इसका हम केवल अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, पूरा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो अंतिम दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा होती है 5वीं कक्षा होती है, इस 54 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो अंतिम कक्षा 5वीं, मतलब ये 5वीं कक्षा तक इलेक्ट्रॉन भराते हैं, और 5वीं कक्षा का इसमें भराता है S, और 5वीं कक्षा का भराता है इसमें P। तो S में, सॉरी, 5वीं कक्षा का जो S होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखना, संकरण के लिए हमें S, P और D, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो देखो हमें S तो मिल गया, हमें P भी मिल गया, लेकिन हमें D नहीं मिला। अब D इसमें होता ही नहीं है तो मिलेगा कहां से, है ना। तो कुछ मत करो, एक काम करो, D होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हम इसको 5D0 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो एक ही होता है, तो ये होता नहीं है मतलब ये ना के बराबर है, बस हमने लिखा है केवल। क्यों लिखा है उसका कारण भी हम बताते हैं। ठीक है, चलो अब आप समझो। अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके उपकोषों में भर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 और इसमें 0, इनके उपकोषों में हम भरेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मूल अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, है ना। तो आप समझना 5 का S है ना, तो ये हमने 5 बना दिया, और S कैसा होता है, गोलाकार, तो ये गोलाकार हमारा S बन गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक ऊपर की ओर होता है और एक नीचे की ओर। क्लियर है कहानी। आपका टारगेट क्या है, XeF2 में हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 2 F जुड़े हैं केंद्रीय परमाणु से, मतलब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारा टारगेट 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये S का भर दिया। अब ये 5 और P का कैसा बनता है, तो देखो P S हो गया। ठीक है, P का कैसा बनता है, P में कितनी कक्षक होते हैं, 3 होते हैं। कितने, 3, तो 1 2 और ये 3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमने भर दिए। कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो D खाली है तो ये P हो गया। ठीक है, अब D खाली है तो इस D को खाली रख दीजिए। D में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये D है। अब D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम खाली रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अब समझना है आपको, अब आई है समझने वाली बात। देखो हमें इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2, क्योंकि इसमें कितने F जुड़े हैं, 2। क्या आपको इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं ना। तो अब दिख नहीं रहा तो हम संकरण तो निकाल ही नहीं सकते। संकरण बोलो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कैसे लेके आए, तो दोस्तों उनको निकालने का एक तरीका है, इसमें उत्तेजित अवस्था लेकर आओ। क्या लेकर आओ, इसमें उत्तेजित अवस्था। अब ये साहब उत्तेजित अवस्था क्या होती है, उत्तेजित अवस्था दोस्तों वह अवस्था होती है जिसमें हम युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर देते। वह अवस्था जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर दिया जाता है, उस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। ठीक है, तो कैसे दोस्तों, आपको दिख रहा है ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनको अयुग्मित करने की जो क्रिया होती है वही हमारी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो देखो हम पहली बार अगर लेकर आ रहे हैं उत्तेजित अवस्था, तो वो हमारी कहलाएगी प्रथम उत्तेजित
अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक है, और उत्तेजित अवस्था दोस्तों पीछे से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था यहां से होगी, है ना, पहले ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, और फिर ये वाला। ठीक है, हम लेकिन प्रथम लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही हम प्रथम उत्तेजित अवस्था लेके आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे। जब ये युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहां पहुंच जाएगा, डी में। कहां पहुंच जाएगा, डी में। तो हमें, आपको पता है दोस्तों, डी हमने क्यों लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि जब हम इसको युग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेंगे, तो वो कहां भेजेंगे, डी में, इसलिए हमने किया था। ठीक है, तो इसका जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो डबल है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा। जब ऐसा होगा तो देखो क्या बनेगा, देखो एस के ये दोनों इलेक्ट्रॉन है सेम रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, है ना। अभी इसका जो छठवां इलेक्ट्रॉन है उसने जंप लगाया और कहां पहुंच गया, यहां, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक बचा, तो पी में कितना बचा, एक बचा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो है ना। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक हो गए, है ना, 1 2 3 4 5, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और वो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा यहां पर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो आप, ये डी है हमारा, क्या है, डी। अब आप इसमें देखो कितने अयुग्मित हैं इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2। देखो, एक ये और एक ये, और हमें चाहिए कितने थे, 2 ही चाहिए थे, क्योंकि XeF2 में 2 F जुड़े हैं, मतलब हमें 2 ही चाहिए थे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मिला देंगे। जो 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 3, मतलब sp_d, इन तीनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, जब हम तीनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम क्या लिखेंगे, है ऊर्जा का पुनर्वितरण, ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर, है ना, ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर, मतलब इन तीनों को मिला देंगे, है ना। तो जब हम तीनों को मिलाएंगे तो देखो, इन तीनों को मिलाएंगे तो S का कितना मिलेगा, 1, P का कितना मिलेगा, 3, और D का कितना मिलेगा, 1। क्यों, क्योंकि एक ही में इलेक्ट्रॉन है, ये तो खाली है, इनके मिलने से ना मिलने से क्या परेशानी है, क्या कोई फायदा है, क्या कोई नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो S का 1 और P का कितना, 1 2 3, और D का कितना, 1। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इन सबको हम मिलाएंगे तो एक समान प्रकार का ऊर्जा कक्षक बनेगा। ठीक है, तो समझो आप, S में कितना है, 1, तो ये S का 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, P के कितने, 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5, है ना, 1 2 3 4 और ये 5। अब डी का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो डी में होते कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 बना लो पहले, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें एक ही पहले वाले में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले वाले में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऊर्जा वितरण करने पर, ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर हमें ये चीज प्राप्त हुई, है ना, क्योंकि ये समान चीज प्राप्त होती है तो हमने सबको समान लिख दिया। अब हमें ये बताओ, इसमें S का कितना है, केवल 1 है, P का कितना है, 3 है, और D का कितना है, D का कितना है, 1। तो आप समझना जरा, S का 1, P का कितना, 3, और D का कितना, 1, तो इसमें संकरण कौन सा आ गया, sp3d। कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया। आप खुद देखो, S का 1, P के 3 और D का 1, तो संकरण इसमें कौन सा आ गया, sp3d, अपने आप ही आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम संकरण निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो केंद्रीय परमाणु होता है, सॉरी, जो सूत्र होता है उसको हम लिख देते हैं, उसमें हम केंद्रीय परमाणु को ढूंढते हैं, केंद्रीय परमाणु से जितने परमाणु लगे होते हैं उतने हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, और उसके ही पीछे हम भागते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको कर लेते हैं। अब ये तो संकरण निकल गया, अब हम इसकी संरचना के बारे में आपको बताते हैं, तो सुनो, है ना। तो संरचना,
संरचना। ठीक है, तो समझना आप जरा। ठीक है, तो देखो हमें संरचना किसकी बनानी है, XeF2 की, है ना। तो आप ये बताओ Xe से कितने F जुड़े हैं, 2। तो आप ये बताओ Xe से 2 F हम कैसे जोड़ सकते हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये एक F हो गया और एक F हो गया। तो आप ये बताओ ये एक सीधी संरचना बनी है और सीधी संरचना में हमेशा एंगल कितने का होता है, 180 का। और इस सीधी संरचना को हम क्या बोलते हैं, रेखीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एंगल निकलेगा वो एंगल कितने का निकलेगा, 180 डिग्री का। और इस संरचना का नाम क्या होगा, रेखीय। तो संरचना का नाम रेखीय हो गया और एंगल कितने का हो गया, 180, है ना। तो नाम क्या हो गया संरचना का, रेखीय, है ना, रेखीय, है ना। और कोण कितने का हो गया, तो कोण बराबर 180 डिग्री, है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। 1 मिनट, अब हम इसी में आपको XeF4 का निकाल के बताते हैं, समझिए आप। ठीक है, समझे, स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये कर दिया Xe और ये हमने कर दिया F4। ठीक है, अब हमने देखा कि केंद्रीय परमाणु हमारे पास क्या है, Xe है। केंद्रीय परमाणु हमारे पास क्या है, Xe, और इससे 4 F जुड़े हैं। कितने F जुड़े हैं, 4 F जुड़े हैं। मतलब इसका ये है कि हमें Xe के कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। अभी हमें 2 चाहिए थे, लेकिन अभी F 4 जुड़े हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए, है ना। तो पहला काम हमारा ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, इसका हम मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो यही आएगा। इसमें हमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, लेकिन हमें चाहिए कितने हैं, 4, तो इसको हम सेम रखेंगे। ठीक है, हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो पहले हम क्या करेंगे, पहली उत्तेजित अवस्था लेके आएंगे। और एक उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बढ़ती है, केवल 2, लेकिन हमें चाहिए कितने, 4। तो इसमें हमें कितनी उत्तेजित अवस्था लेके आनी पड़ेगी, 2, है ना। समझो, देखो सबसे पहले मूल अवस्था में ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रथम उत्तेजित अवस्था लेके आए, जब हम इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था लेके आए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप मार के चला गया यहाँ, तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिल गई, 2 मिल गई। हमें चाहिए कितनी है, 4। हमें 4 चाहिए है, तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इसकी उत्तेजित अवस्था लेके आएंगे। और जब अब जो उत्तेजित अवस्था आएगी वो हमारी कहलाएगी द्वितीय, है ना। तो हम लिख देंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अब द्वितीय उत्तेजित अवस्था लेके आएंगे तो देखो क्या होगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में तो ये हो गया, और द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो ये जंप मार के कहां पहुंचेगा, यहाँ, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर कहां जंप मारेगा, यहां जंप मारेगा। ठीक है, तो देखो जब यहां जंप मारेगा तो देखो S का तो कुछ नहीं होगा, S तो सेम रहेगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन है रहने दो। ठीक है, अब P में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, देखो अब ये भी चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 ये 3, अब इसका 1 चला गया तो 3, 1 ही बचा, है ना। और यहाँ पर पहले से ही 1 है तो ये P बन गया। ठीक है, अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पर आएगा, है ना। तो देखो P में कितने कक्षक हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, 1 और आ गया तो 1 और आ गया। ठीक है, ये हमारा D है। अब इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हमारे पास 4 आ गई है, बिल्कुल आ गई। देखो 1 2 3 4, हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आ गई। हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में मिलाना है। तो इन सबको आपस में मिलाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर। ठीक है, अब ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो इनको सबको मिला देंगे। जब हम इन सबको मिलाएंगे तो S का कितना मिलेगा, 1, और P के कितने मिलेंगे, 3, 1 2 3, और D के कितने मिलेंगे, 2, 1 और 1 ये 2। ठीक है, तो इस समान प्रकार के बनेंगे, है ना। तो समझो, ठीक है, समझो S का 1 है, ये 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये 2। ठीक है, P का कितना, 3 मिलेंगे, तो 1 2 और ये 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, है ना, 1 2 3 और ये 4, नो ऊपर की ओर ही होगा ये 4। अब D के कितने, 2, तो D में होते कितने, 5, 1 2
3 और ये 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एक ये है और एक ये। ठीक है, अब ये बताओ ऐसा हमने किया तो इसमें S का कितना मिला? 1। P के कितने मिले? 3, 1 2 3, तो P के कितने मिले? 3, है ना, ये 3। अब D के कितने मिले? 2, तो D के 2 मिले, तो ये D स्क्वायर। तो संकरण कौन सा बना? sp3d स्क्वायर, sp3d स्क्वायर। तो इसमें संकरण हमारा कौन सा निकल गया? sp3d स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने आपको समझाया, अंत में हमारा संकरण आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने XeF4 का भी संकरण निकाल लिया। अब हमें आपको इसकी क्या बतानी है? संरचना, है ना। तो इसकी संरचना आप समझ लो। देखो इसकी संरचना समझ लो। देखो Xe से हमें कितने F4 जोड़ना, कितने F जोड़ना है? 4। तो देखो ये हमारा Xe हो गया, इससे 4 F जोड़ना है, तो एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो और एक यहां जोड़ दो। ठीक है, 1 F 2 F 3 F और ये 4 F। इन सबको आपस में मिलाओ, इन सबको आपस में मिलाओ, तो है ना। तो इन सबको आपस में मिलाएंगे तो कौन सी संरचना मिलेगी? आप बताओ, खुद ही आप बता दो कौन सी संरचना है? वर्गाकार संरचना, है ना। तो आप क्या लिख दोगे? वर्गाकार, है ना, वर्गाकार। तो संरचना का नाम हमारा क्या आ गया? वर्गाकार। और इसमें प्रत्येक में दोस्तों एंगल 90 का होता है। कितने का होता है? 90 का, है ना। तो एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का। और संरचना का नाम क्या हो जाएगा? वर्गाकार। कोई दिक्कत है? तो ये हमारे XeF4 के लिए हो गई। ठीक है, अब XeF6 के लिए मैं समझा दे रहा हूं, आप समझ लो। ठीक है, XeF6। अब F6 लिखा है, मतलब इसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए? 6 चाहिए, क्योंकि Xe से कितने F जुड़े हैं? 6 जुड़े हैं, है ना। तो अब हम कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे? 6 लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो 4 तो हम लेके आ गए, हमारे पास 2 और लेके आना है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 अवस्थाएं तो हम लेके आ गए, 2 उत्तेजित अवस्था। आप क्या करोगे? तीसरी उत्तेजित अवस्था लेकर आओगे तो जो अयुग्मित, ये वाला जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये वाला टूट जाएगा और कहां प्रवेश कर जाएगा? यहाँ पर। तो आपको 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, है ना। जब 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, फिर क्या करोगे? आप ऊर्जा का पुनर्वितरण करोगे। जब ऊर्जा का पुनर्वितरण करोगे तो उसमें क्या होगा? आपको S का 1, P के 3 और D के कितने मिलेंगे? 3। तो उसमें संकरण आपका कौन सा निकल जाएगा? sp3d3। ये चीज आप करना है, ये आपका होमवर्क है, मुझे और कमेंट में बताना कि सर हमने कर लिया। ठीक है, तो संकरण इसमें कौन सा निकल जाएगा? sp3d3। ठीक है, ये संकरण निकल जाएगा। अब हमें इसकी क्या बनानी है? संरचना बनानी है। ठीक है, तो संरचना समझ लो आप। ठीक है, संरचना को मैं बता दे रहा हूं। देखो इसमें Xe से कितने F जुड़े हैं? 6। तो देखो ये हमारा Xe हो गया। अब 6 F जोड़ना है, तो एक ये जोड़ दिया, दूसरा ये जोड़ दिया, तीसरा ये जोड़ दिया, चौथा ये जोड़ दिया और पांचवा ये जोड़ दिया। ठीक है, अब इनको आप मिला लो। ठीक है, इनको हमने मिलाया तो देखो आप समझना जरा। ठीक है, ये मिला दिया। ठीक है, तो इसको हमने मिलाया तो कौन सी संरचना बनी? पंचभुजीय बनी। कौन सी बनी? पंचभुजीय। तो इस संरचना का नाम क्या है? पंचभुजीय, पंचभुजीय। लेकिन हमने इसमें अभी कितने F जोड़े हैं? 5, लेकिन हमें जोड़ना कितना है? 6। तो छठवा हम कहाँ जोड़ देंगे? छठवा हम ये जोड़ देंगे। जब हम ऐसे छठवा जोड़ देंगे तो इसकी जो संरचना है वो पंचभुजीय से बदल के क्या हो जाएगी? पंचभुजीय पिरामिडीय, है ना। तो पंचभुजीय पिरामिडीय, तो इसका संरचना का नाम हो गया पंचभुजीय पिरामिडीय। ठीक है, तो ये संरचना हुई, है ना। इसमें एंगल रहेगा दोस्तों 90 डिग्री का और 72 डिग्री का। ठीक है, 90 का और 72 का। ठीक है, तो ये दोस्तों XeF2, XeF4, XeF6 की संरचना हुई, संकरण हुआ और ये सब चीजें हुई, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।